हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आरजी क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं इंटरनेशनल बिजनेस एंड इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में। सबसे हम पहले बात करेंगे इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है। जब दो कंट्रीज़ के बीच में गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होता है, जब दो कंट्रीज़ के बीच में गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, उसे हम क्या कहते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं। और इंटरनेशनल बिजनेस का मतलब होता है वह सारी कमर्शियल एक्टिविटीज़ जिसमें आप कोशिश करते हैं कि गुड्स, सर्विसेज, पीपल, आइडियाज़, टेक्नोलॉजी को आप प्रमोट कर पाए या ट्रांसफ़र कर पाए दूसरी कंट्रीज़ के अंदर, उसे आप कहते हैं इंटरनेशनल बिजनेस। यानी इंटरनेशनल ट्रेड आपका जो स्कोप है वह काफ़ी नैरो होता है, लेकिन इंटरनेशनल बिजनेस का स्कोप वाइडर होता है। इंटरनेशनल ट्रेड में सिर्फ आपकी गुड्स एंड सर्विसेज ही इंक्लूड होती है, लेकिन इंटरनेशनल बिजनेस में गुड्स सर्विसेज के अलावा पीपल, आइडियाज़, टेक्नोलॉजी सब कुछ इंक्लूड होता है। ठीक है, जो आप इंटरनेशनल लेवल पर प्रमोट करते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक चार्ट यूज़ किया है आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब जिसमें आप गुड्स एंड सर्विसेज का क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं। ठीक है, बिटवीन कंट्रीज़, या आप सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं एक्सपोर्ट या इंपोर्ट होना गुड्स एंड सर्विसेज का। ये तीन तरह की आपकी हो सकती है इंटरनेशनल ट्रेड। एक्सपोर्ट ट्रेड हो सकता है, इंपोर्ट ट्रेड एंड इंटरपोर्ट ट्रेड। जब आप किसी दूसरी कंट्री में अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं वो आपका होता है एक्सपोर्ट ट्रेड। जब आप किसी दूसरी कंट्री से कुछ खरीदते हैं तो वो होता है इंपोर्ट ट्रेड। एंड इंटरपोर्ट ट्रेड का मतलब होता है कि एक कंट्री से खरीद कर तीसरी कंट्री में बेचना, वो आपका होता है इंटरपोर्ट ट्रेड। अगर मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेके चलूँ, ये हमारा है इंडिया, ये है यूएस एंड ये है जापान। ठीक है, जो यूएस है उसने इंडिया से ख़रीदा टेक्सटाइल, यानी यूएस ने इंडिया से क्या ख़रीदा, टेक्सटाइल ख़रीदा, और सेल किसको कर दिया, जापान को कर दिया। तो यहाँ पर जो यूएस है वो किस तरह का ट्रेड यूज़ कर रहा है, किस तरह की ट्रेड को फॉलो कर रहा है, इंटरपोर्ट ट्रेड की टाइप को वो कर रहा है। कौन, यूएस। यानी इंडिया से इंपोर्ट करके कहाँ पर एक्सपोर्ट कर रहा है, जापान में एक्सपोर्ट कर रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, इंटरपोर्ट ट्रेड कहते हैं। अब इंटरनेशनल ट्रेड की बहुत सारी एडवांटेजेस होती हैं। पहली एडवांटेज तो यही होती है इंटरनेशनल ट्रेड की कि आप कंज्यूमर्स की हर एक नीड्स को पूरा करती है इंटरनेशनल ट्रेड, है ना। अब फॉर एग्जांपल आईफोन है, आईफोन जो है वो हमारे इंडिया में अवेलेबल नहीं है, आईफोन आपका बाहर से आता है। तो जो कंज्यूमर्स आईफोन चाहते हैं उनको आईफोन मिलता है। ठीक है, और ये किसके थ्रू पॉसिबल हो पाता है, इंटरनेशनल ट्रेड के थ्रू पॉसिबल हो पाता है, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से हमारी जो इंडिया है वह बाहर दूसरी कंट्री से इंटरेक्ट कर पाती है, वहाँ से इंपोर्ट कर पाती है। दैट्स वाई हमारी नीड्स पूरी हो पाती है। और सिमिलरली जो दूसरी कंट्री है, जो दूसरा नेशन है, वहाँ के कंज्यूमर्स की भी कुछ नीड्स है जो हमारा इंडिया अच्छे से पूरी कर सकता है, तो हमारा इंडिया बाहर उसको एक्सपोर्ट करता है। तो ये जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का सिलसिला है, इसी को क्या कहते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं। और इसी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के सिलसिले से कंज्यूमर्स की हर एक नीड को पूरा किया जा सकता है। ठीक है, फिर आपका आता है एक, जब इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल, यानी जब आप किसी दूसरी कंट्री में अपने प्रोडक्ट को लेकर जाते हैं, वहाँ पर सेल करते हैं, वहाँ से कुछ खरीदते हैं, तो आपको कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, यानी आप अपने अबंडेंट सरप्लस को, यानी आप उसी प्रोडक्ट को बाहर सेल करेंगे ना, जो चीज़ आपके पास सरप्लस में होगी। किसी चीज़ की अगर आपके पास कमी है, यानी अगर आप अपनी इंडिया की नीड्स को पूरी नहीं कर पा रहे, तो आप बाहर कैसे सेल करेंगे। आप बाहर तभी सेल करेंगे जब आपके पास वो चीज़ सरप्लस में है, आपकी प्रोडक्शन सरप्लस में है, यानी जब आपने बहुत ही लार्ज लेवल पर प्रोडक्शन करी है। जब आप एक प्रोडक्शन को बहुत ही बड़े लेवल पर करेंगे, लार्ज लेवल पर करेंगे, तो आपको क्या अचीव होगा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव होगा। ठीक है, आप इजीली एक कंट्री से दूसरी कंट्री अपनी टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, जब हर एक कंट्री बाहर जाकर एमएनसी सेटअप करती है, तो इससे हमें क्या मिलती है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। तो ये कुछ एडवांटेजेस है हमारी इंटरनेशनल ट्रेड की, लेकिन इससे कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। हम बहुत ज़्यादा ना निर्भर हो गए, हम दूसरी कंट्रीज़ पर डिपेंड हो गए। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई प्रोडक्ट चाहिए तो उसे हम खुद बनाने की बजाय ये सोचते हैं कि हमें बाहर से कहीं मिल जाए तो बेटर है ना। तो हम दूसरी कंट्री पर क्या होते जा रहे हैं, निर्भर होते जा रहे हैं, जो हमारी कंट्री के लिए सही नहीं है। जब कोई नई कंपनीज आती है, ठीक है, तो नई कंपनीज़ के लिए कई बार अनफेयर हो जाता है, क्योंकि जब कोई नई कंपनी किसी भी नए प्रोडक्ट में एंटर करती है तो उसे एकदम से बहुत बड़ा कंपटीशन फेस करना पड़ता है, जो कई बार उसके लिए काफ़ी ज़्यादा अनफेयर हो जाता है। हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी थ्रेट बन जाता है, खतरा बन जाता है इंटरनेशनल ट्रेड। अब ये कैसे, अभी आपने सुना होगा रिसेंटली चाइनीज़
जो हमारी इंडिया है उन्होंने चाइना के सारे जितने भी ऐप थे उनको बैन कर दिया है ना। चाइनीज़ मेड आइटम्स को भी बैन कर दिया कि कोई भी चाइनीज़ मेड प्रोडक्ट्स मेड इन चाइना कोई भी जो प्रोडक्ट्स है उसको नहीं खरीदेगा। तो क्या है, क्योंकि वे हमारा नेशनल सिक्योरिटी को लेकर एक बहुत बड़ा थ्रेट बनता जा रहा था, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए क्या कहते हैं कि कई बार अगर इंटरनेशनल ट्रेड कई बार हमारी इकोनॉमी के लिए ख़तरा बन जाता है, इसलिए ये भी उसका बहुत बड़ा नुकसान है। नेचुरल रिसोर्सेज पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आ जाता है। कैसे प्रेशर आ जाता है, जब आपका कंपटीशन बढ़ता है तो उस कंपटीशन स्टैंडर्ड्स को मीटअप करने के लिए आप अपने इकोनॉमी के नेचुरल रिसोर्सेज को पूरा बेस्ट से बेस्ट यूटिलाइज़ करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है हमारे नेचुरल रिसोर्सेज पे। अब इसकी नीड्स क्यों पड़ी इंटरनेशनल ट्रेड करने की, वो अब देखिए, अगर आप अपना इंडिया का कोई प्रोडक्ट उठाकर बाहर किसी दूसरी कंट्री में बेचते हैं तो आपका प्रोडक्ट दूसरी कंट्री के बाज़ार में तभी बिकेगा जब आपका प्रोडक्ट उससे यानी जो फॉरेन कंपनी में जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं और वही प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो, तो आपका प्रोडक्ट तभी बिकेगा उस दूसरी कंट्री की मार्केट में जब आपका प्रोडक्ट कम रेट का होगा, कम प्राइस का होगा और क्वालिटी अच्छी होगी, तभी आप उस एडवांटेज को अचीव कर पाएंगे, जिसको हमने नाम दिया कंपैरेटिव एडवांटेज, एब्सोल्यूट एडवांटेज, जो हम आगे बात करेंगे जब आपको मैं इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज कराऊंगी। फिर आता है क्वालिटी। जब एक कंपनी ये क्या कहते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से हमें बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी मिलती है प्रोडक्ट्स की, ठीक है। अवेलेबिलिटी, यानी कंज्यूमर्स को हर तरह का गुड्स अवेलेबल कराया जाता है इंटरनेशनल ट्रेड के बदौलत ही। फिर आता है डिमांड, यानी अगर आप ये क्या कह रहे हैं कि अगर आपकी इंडिया में एक प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा है लेकिन आप उसको पूरा नहीं कर पा रहे, तो आप क्या करेंगे, आप बाहर दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करके अपने इंडिया के कंज्यूमर्स की डिमांड को पूरा करेंगे। तो यहाँ पर यही बात कही गई है कि कंज्यूमर्स की डिमांड्स को पूरा करने के लिए भी इंटरनेशनल ट्रेड की रिक्वायरमेंट पड़ती है, ठीक है। अब मोड्स ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस हम टॉपिक करने वाले हैं। मोड्स का मतलब होता है मीडियम, यानी किस माध्यम से, किस तरीके से, किस वे से या कौन सा रास्ता आप चूज़ करके इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, मोड्स ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस। ऐसे हमारे 3 तरह के मोड हैं, ट्रेड मोड, कॉन्ट्रैक्चुअल मोड एंड इन्वेस्टमेंट मोड। यानी इन 3 तरीक़ों से, इन 3 माध्यम से, इन 3 मीडियम से आप इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर कर सकते हैं। आप यहाँ पर एक डायग्राम देख रहे हैं, जो आप फर्स्ट 2 देख रहे हैं एक्सपोर्टिंग और लाइसेंसिंग, ये आपका जो आप खाली फर्स्ट देख रहे हैं एक्सपोर्टिंग, ये जो एक्सपोर्टिंग होते हैं, एक्सपोर्टिंग आपका आता है ट्रेड मोड में, जिसमें आपका जो आपका रिस्क होता है, ठीक है, जो आपका फाइनेंशियल रिस्क लगा लीजिए, रिसोर्सेज रिलेटेड आप रिस्क लगा लीजिए, काफ़ी कम होता है। फिर हम बात करेंगे ट्रेड मोड पे, ठीक है। ट्रेड मोड में आपका लाइसेंसिंग आता है, फ्रेंचाइजिंग आता है, स्ट्रेटजिक एलियंस आता है। ये 3 चीज़ें आपकी किस में रहेंगी, कॉन्ट्रैक्चुअल मोड में रहेंगी। एंड जॉइंट वेंचर और होली ओन सब्सिडीज आपका रहेगा इन्वेस्टमेंट मोड में। इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। ट्रेड मोड, इन दिस टाइप ऑफ ऑपरेशन द प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी एंड दैन एक्सपोर्टेड टू अदर कंट्रीज वेयर देयर इज़ अ मार्केट फॉर द प्रोडक्ट्स। यानी ट्रेड मोड वो तरीका है, वो माध्यम है इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर करने का, जिसमें आप उन प्रोडक्ट्स को जो आप दूसरी कंट्री में सेल करना चाहते हैं, पहले उसको आप अपने इंडिया में प्रोड्यूस करोगे, अपने डोमेस्टिकली टेरिटरीज़ में या अपने इंडिया में आप उसको प्रोड्यूस करने के बाद ही उसको दूसरी कंट्री में क्या करोगे, एक्सपोर्ट करोगे, जहाँ पर उस प्रोडक्ट की मार्केट आपको मिलेगी। सो सिंपल, ठीक है। अब इसमें आपका एक्सपोर्टिंग और इम्पोर्टिंग दोनों इन्वॉल्व होता है। ट्रेड रिलेटेड मोड्स हम अडोप्ट कब करते हैं, इंटरनेशनलाइजेशन के इनिशियल फेज़ में हम ट्रेड रिलेटेड मोड्स को अडोप्ट करते हैं। यानी जब आप इंटरनेशनलाइज करना स्टार्ट करते हैं अपने काम को, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पर जब आप एक्सपेंड करने के बारे में सोचते हैं, तो जो बिल्कुल स्टार्टिंग फेज़ है, जो बिल्कुल स्टार्टिंग का पीरियड है, सबसे पहला काम आपका एक्सपोर्टिंग का ही होता है, ठीक है। तो ये हम कब अडॉप्ट करते हैं, इनिशियल फेज़ में अडॉप्ट करते हैं। जब कंपनी इनिशियल फेज़ में इसको अडॉप्ट करती है तो उस टाइम आपकी फाइनेंशियल नीड्स काफ़ी ज़्यादा कम
होती है, आपका रिस्क काफ़ी कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? जब आप दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट करेंगे और अगर आपके पास पैसा नहीं है कि आप खुद एक्सपोर्ट करें या खुद आप इतनी बड़ी एक्टिविटी को संभालें, तो आप किसी इंटरमीडिएट या किसी मिडिलमैन की या किसी एजेंसी की हेल्प लेकर अपने प्रोडक्ट को दूसरी कंट्री में सेल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने बात करी भी हुई है, आप देख सकते हैं। आपका आता है इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट, जिसमें आप मिडलमैन्स का या इंटरमीडिएरीज का यूज़ करके अपने प्रोडक्ट को दूसरी कंट्री में सेल करते हैं। ऐसे बहुत सारे एजेंसीज या बहुत सारे हाउसेस बने हुए हैं जो आपके एक्सपोर्ट करने में हेल्प करते हैं, लाइक एक्सपोर्ट हाउसेस, ट्रेड हाउसेस। एक्सपोर्ट हाउसेस खाली सिर्फ आपके लिए एक्सपोर्ट का ही काम करेंगे आपके बिहाफ पर, आपके लिए इंपोर्ट का कोई भी काम नहीं करेंगे। एक्सपोर्ट हाउसेस कौन से होते हैं? एक्सपोर्ट हाउसेस आपका एक रजिस्टर्ड एक्सपोर्टर होते हैं, यानी इनको प्रॉपर रजिस्ट्रेशन हुआ होता है। इनको रजिस्ट्रेशन के बाद इनको एक सर्टिफिकेट मिलता है जिसका नाम क्या है? वैलिड एक्सपोर्ट हाउस सर्टिफिकेट। जो कौन इशू करेगा इनको? डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड यानी DGFT जो है हमारे इंडिया के, वो इशू करेंगे एक्सपोर्ट हाउस सर्टिफिकेट। किसको इशू करेंगे? हमारे रजिस्टर्ड एक्सपोर्टर या एक्सपोर्ट हाउस को इशू करेंगे। लेकिन ट्रेडिंग हाउसेस वो हाउसेस होते हैं जो आपके लिए एक्सपोर्ट का काम भी कर सकते हैं, आपके लिए इंपोर्ट का काम भी कर सकते हैं। ठीक है, आपके बिहाफ पर। तो अगर आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज कम है तो आप इन मिडलमैन्स की हेल्प लेकर दूसरी कंट्रीज़ में अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं और अपने बिजनेस को इंटरनेशनलाइज कर सकते हैं। इसे हम इंटरनेशनलाइजेशन के इनिशियल फेज़ में ऑप्ट करते हैं। डायरेक्ट एक्सपोर्ट वो होता है कि जब आप बिना किसी मिडलमैन या बिना किसी इंटरमीडिएरी की हेल्प लिए बिना डायरेक्ट आप अपने प्रोडक्ट को दूसरी कंट्री के मार्केट में सेल करते हैं, उसे हम कहते हैं डायरेक्ट एक्सपोर्ट। जो मेन डिफरेंस है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग का वो क्या है कि डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग में जो एक्सपोर्ट का काम होता है वो सारा खुद करता है एक्सपोर्टर या मैन्युफैक्चरर। ठीक है, लेकिन इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग के केस में जो एक्सपोर्टिंग का काम है वो मैन्युफैक्चरर खुद ना करके किसी एजेंसी या किसी हाउस की हेल्प लेता है। सेकंड जो ट्रेड मोड है आपका वो है पिगी बैकिंग। पिगी बैकिंग को हम कॉम्प्लीमेंट्री एक्सपोर्टिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एक्सपोर्टिंग। ठीक है, इसमें जो एक मैन्युफैक्चरर है दूसरी कंट्री के या ओवरसीज़ यानी ऐसी कंट्री जिसमें आपने बाउंड्रीज़ को क्रॉस कर दिया, जियोग्राफिकल बाउंड्रीज़ को क्रॉस कर दिया, या ओवरसीज़ भी आप कह सकते हैं कि आप दूसरी कंट्री के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को यूज़ करके जब आप अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं उसे हम कहते हैं पिगी बैकिंग। पिगी बैकिंग एक स्ट्रेटेजिक एलियंस की ही फॉर्म है। स्ट्रेटेजिक एलियंस का मतलब होता है जब दो कंपनीज़ मिल जाती है अपनी इच्छा से, अपनी मर्ज़ी से, और दोनों ही कंपनीज़ अपनी अपनी स्ट्रेंथ का यूज़ करके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने की कोशिश करती हैं। इसमें दो टर्म्स का यूज़ किया जाता है, कैरियर और राइडर। ठीक है, इसमें हम दो टर्म्स का यूज़ करते हैं, कैरियर का और राइडर का, जो कि टर्पस्ट्रा एंड यू ने डिस्क्राइब की थी टर्म्स। ये अब ये क्या होती है टर्म? देखिए, आपने हॉर्स सुना होगा, हॉर्स। आप हॉर्स की क्या लेते हैं? राइड लेते हैं, यानी आप हॉर्स की हेल्प से एक जगह से दूसरी जगह पे इजीली जा सकते हैं। ठीक है, यानी हॉर्स ने आपकी हेल्प करी एक जगह से दूसरी जगह में मूव करने में। सिमिलरली राइडर वो कंपनी होती है जो अपने प्रोडक्ट को सप्लाई करना चाहती है दूसरी कंट्री के अंदर, उसको हम क्या कहेंगे? राइडर कहेंगे। ठीक है, और वे किसकी राइड करेगी? कैरियर की राइड करेगी, या हॉर्स भी आप कह सकते हैं। या आप उस कंपनी की हेल्प लेंगे, उस बहुत बड़ी कंपनी की हेल्प लेंगे जो फ़ॉरेन में सेटअप है, एंड आप उस फ़ॉरेन कंपनी या आप दूसरी कंपनी की बड़ी जो दूसरी कंट्री है वहाँ पर जो लार्ज कंपनी है, जो बड़ी कंपनी जिसके बहुत बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, मार्केटिंग चैनल्स हैं, उनका यूज़ करके जब आप अपने प्रोडक्ट को सप्लाई करना चाहेंगे उस कंट्री की मार्केट में, उसे आप क्या कहेंगे? कैरियर कहेंगे। सो कैरियर का मतलब क्या होता है? वो फर्म जिसकी आप हेल्प लेकर अपने प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, सप्लाई कर रहे हो, और जो अपने प्रोडक्ट सप्लाई करता है उसे हम कहेंगे राइडर। सो आई होप आपको क्लियर अच्छे से हो गया व्हाट इज़ कैरियर एंड व्हाट इज़ राइडर। तो इसको अब हम लाइन बाय लाइन डिस्कस करके पढ़ेंगे। सो कैरियर क्या होता है? कैरियर एक लार्ज फर्म होती है जिसका बहुत बड़ा इंटरनेशनल लेवल पर बिजनेस होता है, उसका बहुत सारा एक्सपीरियंस होता है, बहुत बड़े बड़े प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटीज़ होती है अलग अलग कंट्रीज़ में। एंड राइडर क्या होता है? राइडर्स बेसिकली एक
प्रोडक्ट को सप्लाई करने वाला, या जो अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहता है। और कैरियर मतलब जो मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के फंक्शंस को परफॉर्म करते उसे हम क्या कहेंगे, कैरियर कहेंगे। तो अकॉर्डिंग टू जीनेट और हेंसले के अकॉर्डिंग राइडर क्या है, राइडर जो है वे अपने प्रोडक्ट्स की क्या करेगा, पिगी बैकिंग करेगा एस्टेब्लिश्ड कंपनी के कंधों पर, यानी एक अच्छी लंबी चौड़ी कंपनी के कंधे पे सवार होकर वो अपने प्रोडक्ट्स सेल करेगा उस कंट्री के मार्केट के अंदर। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा राइडर कि आपने एक बहुत ही नेचुरल एक कैजुअल वर्ड है पीदी। कहते नहीं है कि छोटा बच्चा कहता है कि मुझे पीदी ले लो या मुझे अपने पीछे बैक पे चढ़ा लो। कहने का मतलब क्या है, तो यानी आप जब किसी बहुत एक वेल रेप्यूटेड एक बहुत एस्टेब्लिश कंपनी के कंधों पे सवार होकर जब आप दूसरी कंट्री में जाएंगे, वहाँ की मार्केट में अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहेंगे, तो यानी आपने अपने प्रोडक्ट को क्या करा लिया, पिगी बैक करा लिया उस एक बड़ी कंपनी के ऊपर। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, पिगी बैकिंग कहेंगे, जिसको हम कॉम्प्लीमेंट्री एक्सपोर्टिंग भी बोल देते हैं। पिगी बैकिंग एक तरह का डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका ही है, यानी फॉरेन मार्केट्स में आप किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसी की एक फॉर्म है पिगी बैकिंग, जिसमें जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज कंपनी है वो उसका यूज़ करती है। यानी स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, ये छोटी कंपनीज़ फॉरेन मार्केट्स में अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए पिगी बैकिंग को यूज़ करती है, पिगी बैकिंग मोड को यूज़ करती हैं, जिसमें वे बड़ी लार्ज कंपनी यानी कैरियर का यूज़ करेगी, बड़ी लार्ज कंपनी का यूज़ करके वे अपने प्रोडक्ट को राइड कराएगी दूसरी मार्केट के अंदर, दूसरी कंट्री की मार्केट में। ठीक है, जो उस राइडर के बिहाफ पर काम करेगा और उसके प्रोडक्ट को क्या करेगा, एक्सपोर्ट करेगा। ये एक लो कॉस्ट मार्केट स्ट्रेटजी है। ठीक है, या ये एक ऐसी अरेंजमेंट है जिसमें जो मैन्युफैक्चरर है जानबूझकर या इंटरनेशनली लेवल पर दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट को सेल करेगा, एक्सपोर्ट कराएगा। ठीक है, और जो वो प्रोडक्ट सेल करेगा अपनी मार्केट में, यानी जब आप इंडिया के प्रोडक्ट किसी दूसरी कंट्री की मार्केट में सेल करना चाहेंगे और जिस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के थ्रू आप सेल करना चाहेंगे, वो प्रोडक्ट और उसका प्रोडक्ट सेम नहीं होगा। आप दोनों के जो प्रोडक्ट होंगे वे नॉन कॉम्पिटिटिव होंगे। आप खुद ही सोचिए, अगर आप कंपटीशन में हैं, आपका सेम प्रोडक्ट है, तो वह आपके प्रोडक्ट को क्यों सेल कराएगा, तो आपका जो प्रोडक्ट होगा वो नॉन कॉम्पिटिटिव नेचर का होगा। फिर हम बात करेंगे काउंटर ट्रेड के बारे में। काउंटर ट्रेड एक रेसिप्रोकल फॉर्म है इंटरनेशनल ट्रेड की, जिसमें आप गुड्स सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज के अगेंस्ट, यानी आप यहाँ पर बार्टर सिस्टम भी कह सकते हैं कि जिसमें आप कैश बेसिस पर ना लेकर आप गुड्स एंड सर्विसेज को गुड्स एंड सर्विसेज के बदले ही एक्सचेंज करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, काउंटर ट्रेड कहेंगे। यहाँ पर करेंसी का तो बहुत ही कम रोल होता है। जिस काउंटर ट्रेड को हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया। बार्टर सिस्टम, जो ऑलरेडी आपको पता है क्या होता है, जिसमें आप कमोडिटी को कमोडिटी के साथ एक्सचेंज करते हैं। फिर आपका आता है काउंटर परचेज एंड फिर आपका आता है ऑफसेट। कॉन्ट्रैक्चुअल मोड्स मैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन करूंगी कि कॉन्ट्रैक्चुअल मीडियम्स कौन कौन से हैं इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर करने के। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपना लाइक ज़रूर दीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ऐसे इंपॉर्टेंट लेक्चर्स के लिए।